हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये आज की हमारी क्लास है। इसमें हम कक्षा 9 का एक प्रश्न सेट है, एक क्वेश्चन सेट है जो कि इसको हम आज इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और ये आपको उत्तर प्रदेश के जो माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट है उस पे आपको ये प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये उपलब्ध कराई गई है उन बच्चों के लिए जो कक्षा 9 का वार्षिक परीक्षा देने जा रहे हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए आइए इसे देखते हैं। इसमें देखिए अध्याय फर्स्ट है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में परिमेय संख्या कौन सी है। आपको इसमें बताना है परिमेय संख्या कौन सी है। जैसा कि आप जानते हैं कि √8 को हम क्या लिख सकते हैं, √8 को लिख सकते हैं हम 2√2 और ये 4 की पावर 1/3 है। और ये क्या है, ये एक शांत दशमलव है। 737373 के बाद दशमलव शांत हो गया और ये रिपीटिंग है, रिपीट कर रहा है 7373, है ना। और ये भी एक देखिए ये √5 क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्याओं का गुण यह है कि उसमें आप किसी भी नंबर को घटाइए, किसी भी नंबर को जोड़िए, किसी भी नंबर से भाग करिए या किसी भी नंबर से गुणा करिए, वो अपरिमित वो या तो अपरिमेय होंगी या तो परिमेय संख्या होंगी। तो देखिए अगर √5 में से हम -2 को घटाएंगे तो ये परिमेय अपरिमेय संख्या ही रहेगी। अगर यही √5 में हम √5 का गुणा कर देते तो बताओ ये कौन सी संख्या हो जाती, ये 5 हो जाता और ये परिमेय संख्या हो जाता। लेकिन यहाँ पे घटाया जा रहा है इसलिए यह अपरिमेय संख्या ही होगी। यहाँ पे देखो ये √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसमें 2 का गुणा किया जा रहा है, यह भी एक अपरिमेय संख्या ही होगी। अब इसमें देखिए ये 4 की पावर 1/3 है, यानी ये करड़ी 3 4 है, यह भी एक अपरिमेय संख्या है। आपके पास परिमेय संख्या क्या है, ये है। परिमेय संख्याओं की परिभाषा क्या है, ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है जहां q 0 ना हो और ये p/q क्या हो, ये p और q क्या हो, ये पूर्णांक हो, है ना। तो 2.737373 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और यहाँ पे q 0 भी नहीं होगा। और परिमेय संख्या p/q वो भी होती है जो रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग होती है, यानी जिसके शांत दशमलव होते हैं और रिपीटिंग होते हैं। तो ये आपका एक परिमेय संख्या है, इसलिए हम इसका आंसर क्या देंगे, हम इसका आंसर देंगे कि इसका आंसर ये सही है। ठीक, अब आइए आगे चलते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है दो परिमेय संख्याओं के बीच में क्या होता है, कोई परिमेय संख्या नहीं होती, तो ये गलत है। ठीक, एक परिमेय संख्या होती है, ये भी गलत है। अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं, ये सही है। और केवल एक अपरिमेय संख्या होती है, ये भी गलत है। अब आइए आगे देखते हैं। अब ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही आसान हैं, आप इन्हें कर ले जाएंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ आपसे। और जो थोड़ा मुझे लगता है कि आप फंसेंगे, मैं वो क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। जैसे देखिए ये, इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सभी ऑप्शंस को लेते हैं हम। इसमें ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 5 की पावर 1/4 और यहाँ पे करड़ी के ऊपर 5 है, तो इसका मतलब ये हो गया, ये लिखा हुआ है 4 की पावर 1/5 और ये लिखा हुआ है 4 की पावर 1/2 और ये लिखा हुआ है 3 की पावर 1/2। अब इन सभी चारों ऑप्शन में हमें बताना है कि कौन सी संख्या सबसे छोटी है। ये हम तभी बता सकते हैं जब हम इनके घात को समान कर लेंगे और हमें पता चल जाएगा कि घात का जो बेस है वो छोटी है या बड़ी है। इस हिसाब से हम बता सकते हैं कौन सी संख्या सबसे छोटी और कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। तो इनके जो हर हैं उसका एलसीएम लेते हैं, घात का हर जो है इसका एलसीएम लेते हैं। अगर 4 5 2 और यहाँ भी 2 है तो 2 ही ले लेते हैं। इसका एलसीएम अगर हम लेंगे तो इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा 20। आप जानते हैं एलसीएम कैसे फाइंड किया जाता है, 4, 5, 2, 2। इसको हम गुणनखंड विधि से बहुत ही आसानी से एलसीएम इसका फाइंड कर सकते हैं, आप इसको फाइंड कर लीजिएगा। एलसीएम इसका आएगा 20। अब हम इसमें 20 से समान रूप से गुणा कर देंगे, यानी इसका हो जाएगा 5 की पावर 1/4 इंटू 20, 4 की पावर 1/5
और इसकी पावर 20, और ये 4 की पावर 1/2 है, इसकी पावर 20, और ये 3 की पावर 1/2 है, इसकी पावर 20। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 5 की पावर 5, और ये क्या बनेगा, ये बनेगा 4 की पावर 5, ये क्या बनेगा, ये बनेगा 4 की पावर 10, और ये बनेगा 3 की पावर 10। ओके, ये क्या बनेगा, ये बनेगा 3 की पावर 10। तो आप देख सकते हैं आपके पास एक नंबर है 5 की पावर 5, दूसरा नंबर है 4 की पावर 5, तीसरा नंबर है 4 की पावर 10, चौथा नंबर है 3 की पावर 10। तो आप बहुत आसानी से देख सकते हैं कि इसमें सबसे छोटी संख्या होगी 4 की पावर 5। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा ये ऑप्शन बी, ये वाला आपका करेक्ट आंसर है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको क्या लिखा जा सकता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर, और इस ये कर्णिम 3 के साथ है, यानी एक्स स्क्वायर की पावर 1/3 है, और फिर करड़ी के ऊपर 4 है, यानी इसको लिखा जा सकता है 1/4। और अगर जैसे कोई संख्या ए है उसका पावर m है, फिर n है, फिर मान लो o है, तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m इंटू n इंटू o। तो उसी हिसाब से इसको लिख सकते हैं x की पावर 2 इंटू 1/3 इंटू 1/4। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4 आया, और ये आ गया x की पावर 1/6। तो आपका आंसर आ जाएगा x की पावर 1/6। इसमें देखते हैं, लिखा है संख्या 0 के लिए इनमें से कौन सा असत्य है। पहला आपके पास ऑप्शन है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जो 0 के साथ नेचुरल नंबर को अपने अंदर समाये, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन 9 तक। ये क्या है, ये पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्णांक क्या है, पूर्णांक, पूर्णांक संख्याएं क्या हैं, आप जानते हैं माइनस इनफाइनाइट से लेके -4 -3 जो भी नंबर आएंगे माइनस तक, वो सभी जीरो, और सभी पॉजिटिव इंटीजर्स जो कि अनंत तक जाते हैं वो सभी पूर्णांक में आते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है, आपको पहले ही बताया, p बाई क्यू के रूप में ऐसी संख्या जिसे लिखा जा सके जहां पे q 0 ना हो और p और q क्या हो, पूर्णांक हो, p और q पूर्णांक हो। तो इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे आ गया 1/3, 2/4, या 3/5, ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। इसमें एक नंबर आता है 0, 0 को हम देखिए लिख सकते हैं 0/1, 0/2, 0/3, कुछ भी लिख सकते हैं, इसका मान 0 ही आएगा। बस ये हर 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सीधे सीधे लिखा गया है कि Q 0 नहीं होना चाहिए, P 0 हो सकता है, बस Q 0 नहीं होना चाहिए। तो ये परिमेय संख्या है। और दूसरा क्या है, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या में क्या क्या आता है, प्राकृत संख्या में सभी काउंटिंग्स वाले नंबर आते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन 9 तक। ध्यान देंगे इसमें 0 नहीं आता है, अगर इसमें 0 आ जाएगा तो ये पूर्ण संख्या हो जाएंगी। देखिए ये वहां यहाँ से 1 से 9 तक ये क्या है, ये प्राकृत संख्याएं हैं। तो आप देख सकते हैं पूर्ण संख्या में 0 आ रहा है तो ये 0 के लिए सत्य है, पूर्णांक में भी देखिए 0 आ रहा है तो ये 0 के लिए सत्य है, परिमेय संख्या में भी 0 आ रहा है तो ये 0 के लिए सत्य है। प्राकृत संख्या में 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल सही है कि यह 0 के लिए असत्य है, 0 एक प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। अब आइए आगे चलते हैं। अब देखिए अब अगला चैप्टर आ गया, अगले चैप्टर के क्वेश्चन हैं इसमें बहुपद, दूसरा चैप्टर है। बहुपद के क्वेश्चंस हम देखते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। अब इनमें से बताना है कि आपके पास कौन सा एक बहुपद है, तो इसका आंसर हो गया ये। और शून्य बहुपद की घात क्या होती है, शून्य बहुपद की घात होती है 0, और 2 + x स्क्वायर प्लस x में x स्क्वायर का गुणांक क्या है, x स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो यहाँ का आंसर हो गया 1। ये बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें दिया है कि ये बहुपद है, इसको x + 1 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, तो x + 1 = 0 करेंगे तो आएगा x = -1,
यानी अगर हम x को -1 के बराबर इसमें पुट करें तो जो भी नंबर बचेगा वही तो हमारा शेष फल है, वही तो हमारा शेष फल है। यानी अगर x+1 इसको सेटिस्फाई कर देगा तो आंसर 0 आ जाएगा, तो शेषफल 0 आ जाएगा। अगर जो भी नंबर बचेगा वो आपका शेषफल आ जाएगा। तो आप x इज इक्वल टू -1 इसमें रखिए, -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1। ये आ गया -1, -1 का स्क्वायर करेंगे प्लस आएगा तो ये आ गया +3, और ये आ गया -3 और ये आ गया प्लस, तो ये कैंसिल हो गया और आंसर आ गया क्या, 0। तो आपका आंसर क्या हो गया, 0। यानी x+1 इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन है, x-1 अगर इसका गुणनखंड है तो इसको पूरे तरीके से संतुष्ट करेगा, तो k का मान क्या होगा। यानी इसमें आपको x बराबर 1 रखना है और 0 के बराबर कर देना है तो k का मान मिल जाएगा। अब ये x² - 5x + 6 के गुणनखंड है। अब इसका गुणनखंड आपको निकालना है। आप इसका गुणनखंड कैसे निकालेंगे, x² - 5x + 6। ये देखिए एक द्विघात समीकरण है ना, ये एक क्या है, द्विघात समीकरण है। और द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से अगर हल करते हैं तो यहाँ पे x² का गुणांक क्या है, 1 है, और यहाँ पे 6 है। 6 का गुणा x² के गुणांक में करेंगे कितना आएगा, 6। यानी अब हमें 6 का ऐसा 2 गुणनखंड चाहिए जिसको जोड़ने पे, यहाँ पे प्लस है ना, तो जोड़ने पे 5 आए और गुणा करने पे 6, तो 3 और 2, 2 नंबर ऐसे हमें मिल गए। तो हम लिखेंगे x² - 3 + 2 इंटू x + 6, ये आ गया x² - 3x - 2x + 6। यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, x - 3 - 2, यहाँ से x - 3, ये आ गया x - 2 और x - 3। तो इसका आंसर आया x - 2 और x - 3, यानी ऑप्शन बी। अब इसमें आपको बताना है बहुपद 5x - √7 की घात क्या है, 1 है, क्योंकि यहाँ पे x की घात क्या है, 1 है। वही आपको करना है कि p ऑफ 2 का मान क्या होगा, तो इसमें x की जगह पे 2 रख देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब अगला चैप्टर आ गया, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। अब दो चरों वाले रैखिक समीकरण बहुत ही आसान चैप्टर है ये, आप इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। x + 2y = 5 और 2x + y = 5 का एक हल है। यानी आपको इसमें x और y का मान निकालना है। तो इसे आप कैसे निकालेंगे, इसे आप दो विधि से निकाल सकते हैं। चाहे आप इसमें क्या बोलते हैं वो ग्राफ वाला रूल लगा लीजिए, चाहे आप इसमें कोई भी और विधि लगा लीजिए, उससे आपको x और y के मान मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप होता है, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप होता है। यानी ये आपका ग्राफ है, यहाँ पे x एक्सिस है और यहाँ पे y एक्सिस है। अब कह रहा है x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप होता है। इस पे मान लो कोई पॉइंट है A, अगर ये x एक्सिस पे ही स्थित है तो इसका मतलब यहाँ पे y बराबर क्या है, 0 है, और x बराबर a है। तो इसका रूप क्या हो गया, इसका रूप हो गया 0a। अगर इसको x y के पद में लिखें तो इसका रूप हो गया a0, क्योंकि y 0 है ना, तो इसका अगर हम x y के रूप में लिखें तो ये हो जाएगा x0, जहां पे x की वैल्यू तो है लेकिन y 0 है, तो इसका आंसर हो गया ये। x बराबर 7 को दो चरों में किस प्रकार लिखा जा सकता है। देखिए x बराबर 7 है, x बराबर 7 वही आपको अभी बताया कि यानी x की तो वैल्यू है इसमें, लेकिन y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है 0। तो इसे हम लिख सकते हैं x + 0 × y = 7। अब यहाँ पे y का गुणा अगर 0 से कराएंगे 0 ही आएगा, इसका मतलब x बराबर 7 ही है। तो इसे हम लिख सकते हैं x प्लस, ये देखिए x + 0 × y = 7। ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही आसान हैं, आप इसे लगाइएगा। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, a - a रूप का बिंदु सदैव रेखा पर स्थित होता है, a - a, यानी इसमें x क्या है, x बराबर है a, और y बराबर क्या है, y बराबर है -a। जबकि आप जानते हैं यहाँ पे y पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे हमेशा y प्लस में ही होगा।
और यहाँ पे x पॉजिटिव होता है तो ये तो सही है। अब इसमें दे रहा है y बराबर माइनस है, यानी आपको ये इसके नीचे जाना पड़ेगा, ओरिजिन के नीचे जाना पड़ेगा y डायरेक्शन में। यहाँ पे y बराबर माइनस ए होता है, तो यहाँ पे x की वैल्यू है पॉजिटिव और y की वैल्यू है निगेटिव। यानी अगर x प्लस वाई को हम जोड़ेंगे तो हमेशा इसका मान क्या आएगा, जीरो आएगा। a माइनस ए बराबर जीरो, तो यानी x प्लस वाई बराबर जीरो, यही रूप है इसका। तो आंसर आ गया आपका x प्लस वाई बराबर जीरो। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। x अक्ष का समीकरण क्या होगा, x अक्ष का समीकरण होगा y बराबर जीरो, यानी x अक्ष पे ही कोई पॉइंट लाई कर रहा है, y पे लाई नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब y बराबर जीरो आ गया। अगला चैप्टर देखते हैं, रेखाएं और कोण। रेखाएं और कोण और त्रिभुज, ये आपके सामने इस चैप्टर के क्वेश्चंस हैं। आपको इसमें बताना है कि कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता की एक कसौटी नहीं है। साइड एंगल साइड भी है, एंगल साइड एंगल भी है, साइड 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 भी है, साइड साइड एंगल, ये कोई कसौटी नहीं है। अब इसमें आपको बताना है कि कोई भी त्रिभुज दिया गया है, मान लीजिए ये आपके पास एक त्रिभुज है ए बी सी, और इसमें एंगल बी बराबर दिया है 80 डिग्री और बी सी बराबर क्या दिया है, ए बी, यानी ये दो भुजाएं बराबर हैं। तो आप जानते हैं किसी भी त्रिभुज में दो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी हमेशा बराबर होते हैं, तो इसके बराबर ये वाला कोण और इसके सम्मुख का ये वाला कोण बराबर होगा। यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर ये 80 डिग्री है और ये दोनों कोण बराबर हैं तो ये कितने हो गए, 50 डिग्री, यानी एंगल ए बराबर क्या आ गया, 50 डिग्री। अगले क्वेश्चन में भी सेम ही है, बस आपको इसमें देखिए, इसमें भुजा बराबर दी गई थी, इसमें कोण बराबर दिया गया है। इसमें एक कोण का मान दिया गया था, इसमें दो भुजा का मान दिया गया है, आपसे तीसरी भुजा पूछी गई है। और इसमें एक कोण दिया गया था तो दूसरा कोण पूछा गया था। सेम वही रूल है, इसमें भी समद्विबाहु त्रिभुज का ही रूल लगेगा, आप इसको हल करिएगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाइयां क्या है, 5 सेंटीमीटर है और 1.5 सेंटीमीटर है, तो तीसरी भुजा की लंबाई निम्नलिखित में से नहीं हो सकती। चलिए हम मान लेते हैं कि तीसरी भुजा है ए सेंटीमीटर। हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज में, यहां पे मैं लिख देता हूं, किसी भी त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग सदैव, सदैव तीसरी भुजा से बड़ी होती है, बड़ी होती है, होती है। ठीक, ये इसका एक रूल है। तो हम देखते हैं पहला कंडीशन, इसमें क्या बनेगा, 5 प्लस 1.5 ऑलवेज ग्रेटर देन ए, यानी ये हो जाएगा 6.5 इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए। यानी एक कंडीशन आपके पास आई कि ए इज लेस देन 6.5, ए की वैल्यू हमेशा 6.5 से छोटी होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन हम देखते हैं, दूसरा कंडीशन बनेगा, ये देखिए ये दो भुजा लिया, अब हम ये भुजा ले लेते हैं जो कि तीसरी भुजा के योग से बड़ा होगा। 1.5 प्लस ए ऑलवेज ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन 5 माइनस 1.5, ये कितना आ गया, ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.5 और ये 3.5, यानी ए हमेशा 3.5 से बड़ा होना चाहिए, ये कंडीशन आ गया। अच्छा तीसरा कंडीशन हम देखते हैं, तीसरा कंडीशन, अब ये वाली भुजा ले लेते हैं, 5 प्लस ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1.5, यानी ये हो जाएगा ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1.5 माइनस 5, ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन, ये कितना आ जाएगा, माइनस 4.5। अब ये संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी भुजा
कभी भी नकारात्मक थोड़ी होती है, भुजा की लंबाई कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, यानी इसमें हमेशा क्या होगा, ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ए कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, तो इसमें ये कंडीशन बनेगी ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो आपके पास 3 कंडीशन आ गए, एक कंडीशन आया ए इज लेस देन 6.5, दूसरा ए इज ग्रेटर देन 3.5 और चौथा ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, यानी ए हमेशा 0 से बड़ा होगा। ठीक, अब दूसरे कंडीशन में ए जो है 3.5 से बड़ा होगा और 6.5 से छोटा, यानी ए की जो वैल्यू आएगी वो 3.5 से लेकर 6.5 के बीच ही होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, 3.6 सेंटीमीटर ए की वैल्यू, तो ये बिल्कुल संभव है। 4.1 6.5 से छोटी है, 3.5 से बड़ी है, ये बिल्कुल संभव है। 3.8 ये भी संभव है, ये 3.5 से बड़ी है, 6.5 से छोटी है। 3.4 ये वाला ऑप्शन जो है ये संभव नहीं है, क्योंकि ये आपके इस कंडीशन में फॉलो नहीं हो रहा। ए की वैल्यू 3.5 से बड़ी होनी चाहिए, जबकि ये तो 3.5 से छोटी है। तो आपका आंसर क्या आ गया, ये, यानी तीसरी भुजा 3.4 नहीं हो सकती। उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है, बस इसमें कोणों में संबंध दिया गया है। आपको भुजाओं के संबंध के बारे में मैंने बता दिया, कोणों के संबंध के बारे में आप खुद प्रयास करिएगा। देखिए, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर हो तो वह त्रिभुज होता है समकोण त्रिभुज। जैसे कि मान लो अगर ये एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे ये 90 डिग्री है और मैं कह दूं कि ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, तो ये हो सकते हैं 45 डिग्री, ये भी हो सकता है 45 डिग्री, तो इनका योग इसके बराबर हो रहा है कि नहीं, तो ये समकोण त्रिभुज है। ठीक, इसका आंसर क्या हो गया, समकोण त्रिभुज। हाँ देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे x की वैल्यू पूछ रहा है ना, अब ये पूरा एंगल कितना बनाता है, 180 डिग्री बनाता है, तो ये किसके योग के बराबर हो जाएगा, 40 प्लस 4x प्लस 3x। बस आप यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, 180 डिग्री 40 प्लस 7x, तो ये आ जाएगा 7x इज इक्वल टू 40 उधर जाके घर जाएगा 140, तो x बराबर क्या आ गया, 20 डिग्री, यानी आपके पास आंसर आया 20 डिग्री। वही क्वेश्चन है ये, रेखा और कोण का क्वेश्चन है। आपको बताना है PQR ये वाला एंगल कितना होगा, यही आपको बताना है। देखिए, इस रेखा को हम इधर बढ़ा लेते हैं और यहाँ पे भी एक हम समांतर रेखा खींच सकते हैं। ठीक, ये बिंदु Q से। अब हम जानते हैं दो समांतर रेखाओं को अगर एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसके एक ही तरफ स्थित दोनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। तो ये क्या हो सकता है, ये 50 डिग्री हो सकता है ना। और यहाँ पे भी वही कंडीशन फॉलो हो रहा है, ये एक समांतर रेखा है PO और ये एक समांतर रेखा, मान लो मैं इसको मान लेता हूँ T, तो QT, ये एंगल P और ये वाला एंगल Q, ये वाला एंगल Q दो समांतर रेखाओं के मध्य स्थित कोण है, एक ही तिर्यक रेखा की ओर स्थित, तो ये कोण भी दोनों का योग क्या होगा, 180 डिग्री। अगर ये 110 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 70 डिग्री हो जाएगा। टोटल एंगल कितना बनता है, 180 डिग्री। अगर ये 70 है, ये 50 है, टोटल कितने हो गए, 120 डिग्री। ये कितना बचा, ये बचा 60 डिग्री। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 60 डिग्री। ये सभी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसे बहुत ही इत्मीनान से और आराम से इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं। हाँ, वृत्त, ये वृत्त के चैप्टर का क्वेश्चन है। वृत्त की सबसे लंबी जीवा बराबर होती है वृत्त के व्यास के, इससे बड़ी जीवा कोई नहीं हो सकती, आप ये बात जानते हैं। ठीक, हाँ देखिए ये क्वेश्चन, एंगल AOB का मान अगर 120 डिग्री है तो ये वाला मान कितना होगा, ये वाला। आप जानते हैं ये AB को अगर हम मिला दें तो ये एक जीवा बन गई है ना। अब एक ही जीवा से वृत्त के केंद्र पर स्थित कोण वृत्त के परिधि पर स्थित कोण का 2 गुना होता है, यानी ये अगर 120 है तो ये हमेशा 60 डिग्री होगा, इसका ये 2 गुना होता है, तो आंसर क्या आ गया, 60 डिग्री। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बिंदु P और बिंदु Q को मिला देंगे अगर, तो ये भी एक जीवा हो जाएगी। अब एक ही जीवा से स्थित वृत्त के परिधि पर बने कोण बराबर होते हैं, अगर इसमें से एक 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, तो आंसर आपका क्या होगा, 60 डिग्री। ये देखते हैं, ये
दिया हुआ है चित्र में OA बराबर 5 सेंटीमीटर और OC बराबर 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे OC क्या है, जीवा AB पर डाला गया लंब है और हम जानते हैं कि कोई भी या किसी भी वृत्त में वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है और जो कोण बनाता है वो होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पे त्रिभुज OCA क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है। और यहाँ पे OA कर्ण की तरह काम कर रहा है और OC जो है ये लंब की तरह वर्क कर रहा है और AC जो है आधार की तरह वर्क कर रहा है। तो आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, आपको AC की वैल्यू मिल जाएगी, ये 5 है ये 4 है, तो AC की वैल्यू आपको मिल जाएगी 3 सेंटीमीटर। अब आप जानते हैं कि OC अगर लंब है तो AB को 2 बराबर भागों में विभाजित कर रहा है, यानी अगर ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा। तो आपके पास AB क्या आ गया, AB आ गया 6 सेंटीमीटर। तो आंसर आ गया 6 सेंटीमीटर। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें दिया है दिए गए चित्र में दो संकेंद्र वृत्तों का केंद्र O है, यानी दो वृत्त जिनका केंद्र एक ही है O। बड़े वृत्त की कोई जीवा AB छोटे वृत्त को बिंदु C और D पर काटती है, तो AC और BD में क्या संबंध होगा। तो हमें बताना है AC और BD क्या होंगे। तो हम पहले बिंदु O से यहाँ पे एक लंब खींचते हैं और इसको हम कहते हैं ये E है, ठीक। और यहाँ से एक लाइन खींचते हैं C तक, यहाँ से एक लाइन खींचते हैं D तक, यहाँ से एक लाइन खींचते हैं A तक, यहाँ से एक लाइन खींचते हैं B तक। अब आप जानते हैं कि अगर OE लंब है तो क्या होगा, तो CE बराबर DE हो जाएगा, है ना। और चूंकि यही केंद्र बड़े वाले वृत्त का भी है तो ये AE बराबर BE हो जाएगा, ठीक। क्योंकि जीवा को वृत्त के केंद्र से खींचा गया लंब 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, और ये हम ले लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 से हम समीकरण 1 को घटाते हैं, तो यानी AE माइनस CE बराबर BE माइनस DE। अब देखिए, अगर AE में से CE ये वाला पोर्शन हटा देंगे, ये वाला पोर्शन हटा देंगे, तो हमारे पास AC बचा। और यहां से अगर BE में से ये DE वाला पोर्शन हटा देंगे तो हमारे पास बचा BD। तो AC बराबर BD, ये संबंध हमें मिल गया। क्या मिला, AC बराबर BD। तो आंसर आपका हो जाएगा AC बराबर BD। वही देखिए, जो मैंने अभी आपको बताया, वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, तो इनका जो रेशियो बनेगा वो 1:1 का बनेगा, बराबर बराबर का बनेगा। तो आंसर आ गया ये। वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं लंबाई में समान होती हैं या असमान होती हैं या परस्पर लंबवत होती हैं या कुछ कहा नहीं जा सकता, तो समान होती हैं। हमेशा यहां से यहां तक की जो दूरी होगी, अगर इसी लंबाई का यहाँ पे भी कोई जीवा खींचे तो ये दोनों जीवा की लंबाई क्या होगी, समान होगी। अब आइए आगे चलते हैं। एक वृत्त में समान लंबाई की जीवाएं होती हैं, अपरिमित होती हैं, ये आप बिल्कुल जानते हैं। यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का एक युग्म का योग 180 डिग्री है तो चतुर्भुज कौन होता है, ये चक्रीय चतुर्भुज होता है। ये आप बिल्कुल अच्छे तरीके से जानते हैं। ये कोई वृत्त है, यहाँ पे स्थित एक मान लीजिए चतुर्भुज है, ठीक। इनके सम्मुख कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होगा और ये होता है एक चक्रीय चतुर्भुज। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखिए, ये अब आ गया हीरोन का सूत्र अध्याय 12। तो आज यहीं तक करते हैं, इसके आगे नेक्स्ट डे पे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप इन सभी क्वेश्चंस को बेहद इत्मीनान के साथ सॉल्व करिए। कहीं कोई समस्या होती है तो मुझसे संपर्क करके आप इसके सॉल्यूशंस के बारे में और डिटेल में पूछ सकते हैं। मैं फिर मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।